क्या है? धातु व क्षार की अभिक्रिया। यानी कि जब हम धातु की क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कह रहा है कि जो क्षार धातु से अभिक्रिया कर संगत धातु का लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यानी कि जब हम क्षार की धातु से क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस और लवण प्राप्त होता है। मान लीजिए हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, NaOH। एक है हमारे पास में एल्युमिनियम यानी कि 2Al के साथ जब हम अभिक्रिया करते हैं, देखिए H2O जो है, ये जल जो है, ये इसमें रहेगा क्योंकि हमारे साथ क्या है? NaOH। और जब हम इनकी अभिक्रिया करेंगे तो जल की आवश्यकता उसमें पड़ती है। तो जब अभिक्रिया करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2NaAlO2, ठीक है, और हमें गैस प्राप्त होती है 2H, यानी कि हमें हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त हुई, ठीक है। तो ये हुई हमारी धातु व क्षार के साथ अभिक्रिया। देखिए जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया थी इस चैप्टर के अंदर, वे अभिक्रिया मैंने करा, धातु की अम्ल से, अम्ल की क्षार से, सारी अभिक्रियाएं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि सूचक क्या होते हैं। सूचक, इंडिकेटर्स, यानी कि जैसे कि जो हमें सूचना देते हैं, हमें बताते हैं, जो हमें बताते हैं, हमको क्या बोलते हैं? सूचक, इंडिकेटर। तो देखिए जैसे जिस प्रकार, मान लीजिए आपको सूचना इंडिकेटर नहीं देते, जैसे आप कार चला रहे हो तो इंडिकेटर दे दिया, मान लो सामने वाले को हमने, या सामने कार जा रही है, उसने इंडिकेटर दिया, तो हम ये समझ जाएंगे ना पहले की कार इस हाथ को मुड़ेगी, ये इसको मुड़ेगी, समझ रहे हो, ये इसे इधर जाना है, इसे इधर जाना है, समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो वो हमारा सूचक होता है। क्या होता है? सूचक। अब ये सूचक किस लिए काम करेगा केमिस्ट्री में? तो ये काम करेगा कि आप जिससे अम्ल को पहचान सको। जैसे वो इधर जा रही है, इधर जा रही है, आप इधर पहचान लो कि अम्ल है, ये क्षार है, समझ लो मेरी बात? तो देखो कैसे सूचक किसी दिए हुए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का पता लगाते हैं। क्या करते हैं? अम्ल या क्षार की उपस्थिति का पता लगाते हैं। कि मान लीजिए आपके पास कोई भी विलयन है, ठीक है, तो उस विलयन में आप कैसे पता लगाओगे कि इसमें अम्ल है या क्षार है? तो सूचक के द्वारा लगाओगे, ठीक है। इसका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम से में बदल जाती है। यानी कि या तो इसकी गंध आएगी, हमें अम्लीय गंध होगी या क्षारीय गंध होगी, या इसका रंग बन जाएगा, रंग बदल के बताएगा ये कि ये आपका अम्ल है या क्षार है। आपकी सुन मारा? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भैया सूचक जो है वे कितने प्रकार के होते हैं। सूचक, जैसे आपने सूचक तो बता दिया कि हमें क्या सूचना देगा, ये होता क्या है सूचक के बारे में। अब ये कह रहा है कि सूचक के प्रकार बताओ कितने होते हैं। तो ये कह रहा है कि वैसे सूचक जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, वे सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। और देखिए सूचक जो है, वैसे तो मैं बताऊं सूचक होते तो बहुत प्रकार के हैं जो हमें सूचना प्रोवाइड करते हैं, पर सूचक हम देखते हैं दो प्रकार के। एक तो प्राकृतिक सूचक, यानी कि जो प्रकृति ने बनाए हैं और उनके द्वारा पता लगाते हैं अम्ल और क्षार का। कितने? प्राकृतिक दो होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम, जो हम खुद से बनाते हैं, जैसे लैब में या अपने आप से बनाए हुए केमिकल से, ठीक है। तो ये कह रहा वैसे तो सूचक बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु स्रोत के आधार पर सूचक के दो प्रकार होते हैं। स्रोत जिसे पाए जाते हैं जिस स्रोतों में, यानी कि प्राकृतिक स्रोत में पाए जाते हैं, और एक आपके कृत्रिम स्रोत में पाए जाते हैं। भागों में बांटा गया है, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि भैया प्राकृतिक सूचक कौन से होते हैं। तो वे सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। कौन से सूचक? जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। नंबर एक है लिटमस। अब आप लिटमस से पता नहीं लगाते क्या अम्ल का क्षार का? क्या कहते हैं भैया लिटमस के पेपर को अम्ल में भिगा दिया तो ये कलर का हो गया, क्षार में भिगा दिया तो उस कलर का हो गया, तो आपको तभी तो पता लगा। तो लिटमस अब है क्या लिटमस? देखिए बैंगनी रंग का होता है लिटमस। अपने आप में कैसे रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। तो अब तक हम लिटमस पेपर को लाल और नीला पढ़ लेते, पर वो लाल नीला नहीं होता, वो कैसा होता है? बैंगनी रंग का होता है, जो थेलाफाइटा समूह के लाइकेन के पौधे से निकलता है। किसके पौधे से निकलता है? लाइकेन के पौधे से निकलता है। बहुत इंपोर्टेंट चीज है कि जो हमारा लिटमस है वो किस पौधे से निकलता है? लाइकेन,
ठीक है, पौधे से निकाला जाता है। नोट, लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है, जब निकाला जाता है ना, वो न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय, तब इसका रंग बैंगनी होता है। ना तो ये उस टाइम पे आप ये बताओगे कि अम्लीय है, ना ही क्षारीय है, जब इसको निकालते हैं इसका रंग तब कैसा होता है, बैंगनी होता है भैया। ठीक है, अब क्या होता है, इस रंजक से पेपर तैयार किया जाता है, यानी कि जो आपको गाढ़ा पदार्थ मिला है बैंगनी कलर का रंजक, उससे अब पेपर बनाया जाएगा। क्या पेपर बनाया जाएगा, पेपर तैयार किया जाता है, जिसे लिटमस पेपर कहते हैं। अब हम इस लिटमस पेपर का तो प्रयोग करते हैं अम्ल की और क्षार की पहचान करने के लिए। ठीक है, तो इस लिटमस पेपर का हमने एक शॉर्ट एग्जांपल बना रखा है कि अम्ल में नीला अम्ल में नीले को लाल कर देता है। ठीक है, और क्षार में लाल को नीला कर देता है। तो अनील की छलनी नहीं होती, तो क्षार को क्या कर देता है, ये लाल को नीला कर देता है, और अम्ल में नीले को लाल हो जाता है। ठीक है, अब हमारा सेकंड है जो प्रकृति से प्राप्त होती है, हमें प्रकृति से प्राप्त में हल्दी होती है, तो सेकंड हमारी हल्दी है। क्या है, हल्दी। हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है, यह पीले रंग का होता है। हल्दी क्या है, प्राकृतिक सूचक है, और यह पीले रंग का होता है। पर जब हम इसे क्षार में देखेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो हमें ये भी पहचान कर देता है। देखिए अम्ल में मान लीजिए बदल नहीं रहा, पर इसने हम क्षार को तो बता दिया, तो हमें ये तो पता लगे कि क्षारीय प्रवृत्ति का है। समझ दो मेरी बात। फिर जो है हमारा 30 नंबर पे है लाल पत्ता गोभी। ये कैसी होती है ये लाल पत्ता गोभी, तुमने देखी है? हाँ, फोटो देखा। तो लाल पत्ता गोभी जो है, ये लाल पत्ता गोभी के रंग को भी प्राकृतिक सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, रूप में उपयोग किया जाता है। किसको, लाल पत्ता गोभी के रंग को, उसका रस निकाला जाता होगा। लाल पत्ता गोभी के रस का रंग मूल रूप से बैंगनी होता है। कैसा होता है, बैंगनी होता है। किसका, लाल पत्ता गोभी के रस का रंग मूल रूप से बैंगनी होता है। इसके रंग में अम्ल मिलाने से, क्या मिलाने से, अम्ल मिलाने से यह लाल रंग में बदल जाता है। कैसा बदल जाता है, अगर हम इसमें अम्ल मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, अम्ल मिला रहे हैं अगर हम इसमें, तो ये क्या हो जाता है, बैंगनी कलर से लाल हो जाता है। तो हमें पता लग गया क्या हो गया कि ये अम्लीय की पहचान करा दी इसमें। ठीक है, लाल पत्ता गोभी के रस में क्षार मिलाने से यह हरे रंग का में बदल जाता है। तो आप एक बार देखिए, मान लीजिए ये बैंगनी कलर है, आपका रस है पत्ता गोभी का। अब हमने इसमें क्या करा, ये बैंगनी कलर का था, हमने इसमें अम्ल मिला दिया तो भी लाल हो गया। कैसा हो गया, क्या इसने हमें अम्ल की पहचान में बता दी कि जो अम्ल होगा वो इसमें मिला दो तो लाल हो जाएगा, तो ये पता लग जाएगा भैया ये अम्ल है। और मान लीजिए हमने क्षार मिला दिया इसमें, तो ये हरा हो गया। अब हमें इसने हमें ये भी बता दिया कि अगर इस रस में, बैंगनी कलर में, अगर इस रस में हम क्या मिला दें, क्षार मिला दें, तो ये हरे रंग में बदल जाएगा। तो हमें इसने क्षार की भी पहचान करा दी। एक बात बताइए, जब पहचान हो रही होगी, दुनिया के अलग अलग कोनों में वैज्ञानिक होंगे, शोधकर्ता होंगे, अब ये पहचान कर रहे होंगे, तो वे सब लिटमस के पेपर से थोड़ी कर रहे होंगे, है ना। कोई प्याज का, लाल पत्ता गोभी की प्याज के रस से कर रहा होगा, कोई लिटमस पेपर से करा होगा, फिर किसी ने हल्दी से करी होगी, किसी ने और कहीं से भी करी, और न जाने कितनी चीजों से कर करके देखी होगी, हुआ ना होगा, जिनसे होगा वो लिख दिया होगा। समझ रहे हो। तो खोज कभी भी, कोई भी खोज ऐसे नहीं कि वो एक बार में ही आ रही है, हमें एकदम पता लग रहा है खोज का। वो न जाने कितनी बार की गई है, उस पर न जाने कितनी बार उस पर अध्ययन किया गया है, उस पर कितनी बार वो दोहराई गई है, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं से, भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों से, तब जाके वो हमें एक शोध मिलता है। ठीक है ना। तो ऐसे हमें क्या मिला था, लाल पत्ता गोभी। ये भी क्या करता है, ये हमें अम्ल और क्षार की पहचान कराता है, और ये प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, अब बात आती है गंधीय सूचक। गंधीय यानी कि जिनकी हम गंध से पता लगा सकते हैं, जो हमें गंध महसूस करा दें। तो देखिए
प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं सॉरी, जिसकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। अब बच्चों आप एक बात बताओ, जब किसी पदार्थ की गंध बदल जाए अम्लीय और क्षारीय, क्या हमें पहचानना होगी? क्या हमें पहचानना होगी? हमें पहचान हो जाती है जब वे बदल जाती है। अब कैसी होती है? देखिए वे होती हैं वेनिला, प्याज एवं लौंग। प्याज एवं लौंग। अब आप एक बार बताओ, जब हम प्याज काटते हैं तो प्याज की गंध हमें दूर से आनी स्टार्ट हो जाती है, आती है, ठीक है। लौंग में हमें गंध आती है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है अगर हम इनको क्षार के साथ मिला देंगे तो गंध नहीं रहती। क्या करेंगे? गंध नहीं आएगी। अम्ल के साथ मिलाओगे इन्हें तुम तो गंध आएगा, पहचान जाओगे कि ये अम्ल है। अगर हम इन्हें क्षार के साथ मिला दें तो इनमें गंध नहीं आती फिर, और फिर हमें पता लग जाता है कि ये क्षार है। आपको लगा उसका पता? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब है कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, यानी कि जो हमने अपने द्वारा बनाए गए हैं, खुद से बनाए गए हैं। ये कह रहा है वे सूचक जो प्राकृतिक नहीं होते हैं, ये रासायनिक पदार्थ या प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, ठीक है, या मानव निर्मित होता है। जैसे मैथाइल ऑरेंज, ये कभी आपने इसको जाना है? कभी देखा हो? नहीं देखा। एक हमारा है फिनोलेफ्थीन, इसका उपयोग अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए किया जाता है। ये दोनों हमारे क्या है? केमिकल होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल। इन केमिकलों के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा हमारा अम्ल है और कौन सा हमारा क्षार। अब पहली बात आ जाती है हमारी, यह एक रंगहीन घोल है। कैसा घोल है? रंगहीन, यानी कि इसमें कलर नहीं होता, रंगहीन घोल है। क्षार मिलाने पर इसका रंग गुलाबी हो जाता है, लेकिन अम्ल मिलाने पर इसका रंग रंगहीन ही रहता है। क्या हमें इससे ये ना पता लग गया कि क्या है? अगर हमने इसमें क्षार मिलाया तो इसका रंग कैसे हो जाएगा? गुलाबी। अगर हमने इसमें अम्ल मिलाया तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये भी पहचान करा रहा है, ठीक है। आगे हमारा मैथाइल ऑरेंज, ये क्या करता है? मैथाइल ऑरेंज एक रंगहीन तरल है, ये भी रंगहीन है, नारंगी है। कैसा है? नारंगी है, और इसका रंग क्षार मिलाने पर पीला हो जाता है, हल्दी के जैसा हो जाएगा, जैसी हल्दी हो जाती है, ठीक है। तथा अम्ल मिलाने पर लाल हो जाता है। क्या ये हल्दी से मिलता जुलता रहा है? क्या है ये? हल्दी से मिलता। हल्दी में हम क्षार मिला रहे हैं तो कैसा कलर हो जा रहा है उसका? चलिए आगे बात है जो हमारा पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल यानी कि पीएच मापने की छड़ी। पीएच स्केल, पीएच से हम पता लगा सकते हैं अम्ल क्षार का और लवण का। तो ये कह रहा है कि जो पीएच का पी है, पीएच का जो पी है वो क्वांटिटी या पावर होता है। इस पी को हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। तथा जो इसका एच है, जो इसका एच है, इसका हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन, यानी कि पावर हाइड्रोजन आयन। कैसे पता करते हैं? कि अवधारणा को सबसे पहले 1909 में सारेनसेन ने प्रस्तुत किया था। ये वैज्ञानिक है जिसने 1909 में पीएच की छड़ बनाई थी, यानी कि छड़ी बनाई थी, जिसके द्वारा हम पता लगाते हैं कि इसका पीएच मान कितना है, ठीक है, प्रस्तुत किया था। यह एक प्रकार का क्या है? सार्वत्रिक सूचक है। क्या है? सार्वत्रिक सूचक है, ठीक है। बताओ इसमें और कुछ डाउट है कहीं? देखो अगर हमारा उदासीन है कोई विलयन, कैसा है? उदासीन विलयन है, तो उसका जो पीएच मान होगा वो 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। और 7 हमारा जल का होगा, और दूसरा काहे का होगा?
नमक का। एक तो जल हो गया, नमक हो गया, तो ये कैसे विलयन है? उदासीन विलयन है। तो इनके पीएच मान 7 है। और मान लीजिए जिसका 7 से कम होगा, 7 से कम, जिसका 7 से कम होगा, इन्हें लिखते रहो। देखिए उदासीन विलयन का लिखो, उदासीन विलयन का पीएच मान, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। और जो हमारा किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम हो तो वो अम्लीय विलयन हो जाएगा। कैसा विलयन हो जाएगा? 7 से, जिसका मान पीएच मान 7 से कम हो वो अम्लीय विलयन होगा। ठीक है, अब लिखेंगे इसमें आगे चल के होगा। यदि पीएच मान 7 से 14 तक बढ़ता है, यदि पीएच का मान 7 से 14 तक बढ़ता है, कहां से? 7 से लेकर 14 तक बढ़ता है, बढ़ोतरी हो रही है अगर, ठीक है, तो वो क्या दर्शाता है? OH प्लस OH की सांद्रता में वृद्धि दर्शाता है, सांद्रता में वृद्धि, ये माइनस बढ़ता हुआ OH माइनस सांद्रता में वृद्धि दर्शाता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई हमारे पास मान लीजिए ये 1 से लेकर और 7 तक और 7 से लेकर 14 तक पीएच मान है, क्या है? पीएच मान है। तो जो 7 से कम होंगे हमारे 1 तक, उन्हें हम बोलेंगे अम्लीय, ठीक है। और जो हमारे 7 होंगे, क्या होंगे? 7, उन्हें हम क्या बोलेंगे? उदासीन। बताइए, ठीक है। और जो हमारे 7 से लेकर 14 तक बढ़ते हुए उदार सारे होंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्षारीय। वो क्या दिखाती है? हमारी सांद्रता, सांद्रता में वृद्धि दर सकते हैं। वे बताते हैं कि 7 से लेकर 14 तक जितने भी हमारी 7 से लेकर 14 तक होंगे उनमें सांद्रता अधिक होगी। 7 से आगे सांद्रता बढ़ती जाती है। क्या बढ़ती है? 7 से आगे सांद्रता बढ़ती चली जाती है। बताइए, कोई दिक्कत? ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो पीएच मान है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो तुम्हें पेपर के लिए याद रखने जरूरी है, उन्हें आप लिख लो और ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, घर से पूरा करके लाना। लिखिए पीएच मान। लार का पीएच मान खाना खाने से पहले, एक साइड में ऐसे लिख लो पीएच मान, यहां तो लिख लो आप पदार्थ है और यहां लिखो पीएच मान ऐसे। तो आप इसमें लिखो सबसे पहले में, पहले विलयन में लार खाना खाने से पहले, दूसरा लिखो खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद, तीसरा लिखो नींबू का रस, गाजर का रस, कॉफी, काफी, जल, टमाटर, वर्षा का पानी, बारिश का पानी, NaOH और HCl। ठीक है, ये तुम्हें घर से लेकर आने बताना है। अब है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। देखिए, अगर पीएच के
फल को लिखने के लिए कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो पीएच में आपको लिखना है, ऐसे नहीं है कि भैया ऐसे छोड़ देंगे मत पूरा बिना लिखे हैं। क्या है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। क्या है बताइए, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व लिखेंगे। हमारा शरीर 7 से 7.8, हमारा शरीर 7 से 7.8 परास पीएच तक कार्य करता है। हमारे शरीर का जो पीएच मान है वो कहां से कितने से कितने तक होता है? 7 से 7.8 तक हमारे शरीर का। तो इसका मतलब ये हो कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी विलियन हैं, जितने भी पदार्थ हैं, तरल पदार्थ हैं, उनका सबका पीएच मान 7 से लेके 7.8 के बीच ही होगा। ये 100% सच है, बताइए। हाँ जी, क्योंकि हमारा शरीर तो इतने भी काम करेगा ना, समझ रहे नहीं भाई? ठीक है, आगे देखते हैं। जीवित प्राणी केवल है कि हमारे जीवन में जो पीएच का महत्व है, पहली बात तो यह है कि जो हम मतलब जो मानव है, मनुष्य है, उसके शरीर का जो पीएच मान है वो 7 से लेकर 7.8 तक कार्य करता है और रहता है उसके शरीर। ठीक है, ये कह रहा है कि फिर जो जीवित प्राणी केवल जीवित प्राणी केवल संकीर्ण, जो संकीर्ण होता है, संकीर्ण पीएच मान होता है, संकीर्ण पीएच मान पर ही जीवित रह सकते हैं। यानी कि जो यानी कि 7 से ना तो कम हो जा, इसका कहने का मतलब ये है कि 7 से अधिक कम ना, और 7.8 से ऊपर अगर ये हो जाता है तो जो जितने जीवित प्राणी हैं उन्हें प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, उनके लिए नुकसानदायक है। नुकसानदायक कैसे है? देखिए, जिस प्रकार मान लो वर्षा होती है, ठीक है, और वर्षा का जो जल होता है, जब उस जल का पीएच मान 5.6 से नीचे चला जाए, ठीक है, अब वो जल जाएगा कहाँ? नदियों में। ठीक है, तो जब नदियों में वो जल जाएगा तो नदी का जल का भी तो पीएच मान कम होगा। ठीक है, तो जब उसका पीएच मान कम हो जाता है तो नदी नाले इनमें जो जीव रहते हैं, मछली है, जो भी जीव हैं, उनको रहने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो उनके शरीर को हानि ना पहुंचे, इसलिए ये क्या कह रहा है कि इसका संतुलित रहना जरूरी होता है। आप लिखना चाहोगे? लिखना चाहोगे? लिखिए, वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है, 5.6 से कम हो जाता है, कितने से कम? 5.6 से कम, तो ये क्या हो जाती है? ये अम्लीय वर्षा हो जाती है। कैसी? अम्लीय वर्षा। तो यह अम्लीय वर्षा होती है। ये जल जब, या अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है, नदी में प्रवाहित होता है, मान लीजिए ये बादल है, ठीक है, अब भैया बादल से जो बारिश पड़ी है बादल से, इसका पीएच मान तो 5.6 से कम है, डाउन है। ठीक है, तो ये जिस जल में मिलेगा, नदी के जल में जिसमें मिलता है, इसका पीएच मान जो होगा वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। तो ये अम्लीय जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय जल हो जाता है। और जो अम्लीय जल होता है, यानी कि जिस जल में अम्ल की मात्रा अधिक बढ़ने स्टार्ट हो जाती है, तो वो क्या होता है? हानिकारक होता है। ठीक है, तो नदी, ये जो ये है, ये लिखेंगे, नदी में जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है।
ठीक है, लिखेंगे पीएच मान नोट करके ऐसे लिखेंगे, नोट दांतों के लिए, दांत के लिए आप जानते हो दांत के लिए भी हमारे जो पीएच मान हानिकारक होता है। दांतों को नुकसान कब होना स्टार्ट होता है? दांतों को नुकसान लिखेंगे जब हमारे मुंह का पीएच मान, मुंह यानी कि लार का 5.5 से कम हो जाता है, क्या हो जाता है? 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांतों का क्षय यानी कि हानि या नुकसान, क्षय प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रारंभ होता है। देखिए ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि जैसे हमारे भोजन के कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो लार में नहीं घुलते, जल में नहीं घुलते, या वे हमारे मुंह के अंदर रह जाते हैं। तो जो मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं वे बैक्टीरिया उसका शर्करा बना देते हैं भोजन मुंह के अंदर ही। तो वो क्या करता है, तो जो लार का पीएच मान होता है वो उसे 5.5 से नीचे लेके चला जाता है, ठीक है ना, जो बैक्टीरिया होते हैं। अब जब वो क्या हो जाएगा, हमारे मुंह में अब अम्लीय हो जाएगी, अम्लीयता बढ़ जाएगी, तो फिर क्या होगा, जो 5.5 से कम होने के बाद वो दांतों को नुकसान देना स्टार्ट कर देगा। इससे बचाव ये किया जा सकता है कि जब खाना खाते हैं तो उसके बाद ब्रश करना चाहिए या फिर कुल्ला करना चाहिए, पानी से मुंह को साफ कर लेना चाहिए, है ना। तो ये इसका बचाव होता है।